बोलने के लिए भाषा और फिर उसका लिखने के लिए अलग अलग माध्यमों से विकसित किया गया तरीका, जिसको अभी हम लिपि के नाम से जानते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे बात करें तो जैसे हिंदी हमारी बोलने की भाषा है, लेकिन जब हम उसको किसी पेपर के ऊपर, किसी कागज़ के ऊपर लिखते हैं तो उसको देवनागरी लिपि बोला जाता है। और लिपि यानी कि उसके अक्षरों की पहचान, उनके अक्षरों के मायने, उनके अक्षरों के लिखने का तरीका। जैसे हम सभी लोग अगर हिंदी में लिखना शुरू करते हैं तो दाएं से शुरू करके लेफ़्ट से शुरू करके हम राइट की तरफ जाते हैं, और ऐसे ही उर्दू जो लोग लिखते हैं वो राइट से शुरू करके लेफ़्ट की तरफ को आते हैं। ये तो सिर्फ 2 लिपियों की बात है, लेकिन ऐसी बहुत सारी लिपियां हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। और कुछ आप लोगों के मन में ये विचार ज़रूर आएगा कि हम साइंस का प्रोग्राम करते करते लिपि यानी भाषा, बोलने वाली और लिखने का जो तरीका है लिपि, उस पर आज क्यों बात कर रहे हैं कि लिपि जो है इनको संरक्षित करने के पीछे एक मेथोडोलॉजी है, पूरा का पूरा विज्ञान की एक ब्रांच है जिसको आर्कियोलॉजी हम कहते हैं। और उसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आप जब साइंस की ब्रांचेज में फिजिक्स के लोग ढूंढने जाएंगे आपको खूब सारे मिलेंगे, केमिस्ट्री के लोग ढूंढने जाएंगे आपको खूब सारे मिलेंगे, बायोलॉजी, इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट के लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन आर्कियोलॉजी में जब हम ढूंढने जाएंगे तो उतने नंबर में कहीं या बहुत कम नंबर में हमें लोग मिलते हैं, और उसमें भी जिन लोगों का एक्सपर्टीज़ होता है। तो ऐसे ही आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, आशीष प्रकाश जैन जी, जो मास्टर आर्कियोलॉजी हैं नागपुर विद्यापीठ से और मास्टर अंडर आर्कियोलॉजी हैं डेक्कन कॉलेज पुणे से। सर मैं बिल्कुल सही हूँ जी? तो सर एक तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब भी आप कुछ बोलें तो थोड़ा ज़ोर से बोलें क्योंकि जितने संसाधन हमारे पास हैं तो थोड़ा ज़ोर से बोलकर ही हम इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आपका स्वागत है सर रिसर्च कॉम के इस प्लेटफॉर्म में, और धन्यवाद पहले तो आपने अपना कीमती समय दिया और आप इस बात के लिए भी राज़ी हुए कि हम नेशनल आर्काइव सेंटर यानी कि अभिलेखागार भवन जो है यहाँ पर आकर के इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। तो सर क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम लिपि के ऊपर आधारित है, उसके संरक्षण कंजर्वेशन को लेकर आधारित है, किन मेथोडोलॉजी का हम उपयोग करते हैं, तो जो एक शब्द बार बार हमारे इस चर्चा के दौरान आएगा वो है पांडुलिपि। तो सबसे पहले अगर आप पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। बिल्कुल अजय जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे एक मौका दिया। और चूँकि मेरा क्षेत्र आर्कियोलॉजी है, ओशन आर्कियोलॉजी, और अजय जी इसमें होता है कि हमारी फील्ड के बारे में ज़रा बताता हूँ। आर्कियोलॉजी मतलब ये होता है कि एविडेंस बेस होता है। अब जब हम लोग आर्कियोलॉजी के सिलेबस में पढ़ते हैं उसमें एक विषय आता है एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी। मैं फिर से रिपीट करूँगा, एपिग्राफी एंड पैलियोग्राफी मतलब स्टडी ऑफ एंटायर स्क्रिप्ट्स जो कि पत्थरों पे लिखी गई है। पत्थरों के बाद में पाम स्ट्रिप्स है जी, लेदर होता है, पाम स्ट्रिप्स यानी ताड़ का पत्ता जी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं पेपर पे। तो हम लोग जब ये पूरा एक ऑर्थोग्राफिकल जर्नी शुरू करते हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है ब्राह्मी लिपि का। ब्राह्मी लिपि के बाद में आता है अलग अलग लिपि आती है। जैसे आज हम 2023 की बात करें तो यहाँ पे देवनागरी का हमको एक बड़े स्केल पे स्वरूप मिलता है। तो देवनागरी आने से पहले प्राचीन नागरी है, नंदी नागरी है, ऐसी अलग अलग लिपियाँ रहती हैं अजय जी। अब चूँकि हम लोग जब चाहते हैं कि जब लिपि की हम जब बात कर रहे हैं तो लिपियों में ऐसा हो जाता है, हम कहते हैं पांडुलिपि। तो यानी मोस्टली अगर हम देखें हमारे जो एंशियंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेपर पे लिखे गए हैं, पेपर मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कागज़ के हस्तलिखित ग्रंथ जिसे हम कहते हैं पांडुलिपि। तो अजय जी जब हम बात करें पांडुलिपि की तो इसकी लेखन कला अलग अलग रही है, अलग अलग इंक का यूज़ हुआ, अलग अलग प्रोसेस का यूज़ हुआ। तो अभी आपने पेपर पे बात किया, पेपर से पहले पत्थरों पे लिखने की जो कला है या सिंबॉलिक रूप में लिखने का, वो भी इसी में जुड़ता है। तो पांडुलिपि को आप हिस्ट्री में आप उसका एक महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन कैसे देखते हैं, क्योंकि इतिहास में जो लिखा गया या जो घटनाएं घटित हुई वो अपने पीछे कुछ साक्ष्य यानी कि कुछ एविडेंस छोड़कर चली गई। जब आपको या आपसे पहले जो लोग आर्कियोलॉजी में स्टडी करते हैं उनको जब वो साक्ष्य मिलते हैं तो उनको स्टडी करना उस तरीके से आप उसके विज्ञान, जो पूरा विज्ञान एक मेथोडोलॉजी है, उसके समझने का क्या योगदान देखते हैं कि किस प्रकार से हम हिस्ट्री को पांडुलिपि की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अजय जिसमें क्या आपको मैं उदाहरण ले रहा हूँ, जो लेटेस्ट उदाहरण है हमारे में द्वारिका, अंडर वाटर द्वारिका। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोरी, जो कि पुणे की भव्य संस्था है, जहाँ पे लगभग काफ़ी सारी पांडुलिपि का एक बड़ा एक संकलन है। अंदाजन कितना होगा वहाँ पर पुणे के अंदर? 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख लिपियाँ अलग अलग तरीके से लिखी, मैन्यूस्क्रिप्ट पेपर से ज़्यादा कलेक्शन जी। तो उसमें एक उल्लेख आता है हरिवंश पुराण का। हरिवंश पुराण के अनुसार द्वारिका का जब उल्लेख कहते हैं तो उसके काफ़ी सारे एविडेंस हमको पाए गए हैं। अच्छा जी।
द्वारिका के हरिवंश पुराण में हाँ, काफ़ी सारे उल्लेख हैं। एविडेंस है। तो जो हम चैनल अलग अलग टीवी चैनल पे भी कई बार देखते हैं कि अंडर वाटर जा करके वो कुछ एविडेंस उनका दिखा रहे होते हैं, तो उस तरीके से उसको वो स्टडी करते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग है। अभी एक है इसमें कि शुरू में पत्थर पे हमने हाँ। लिखना हाँ। जो भी हो क्योंकि बहुत देश का इतिहास बहुत पुराना है, तो पत्थरों के ऊपर आप जब अभी भी कहीं जाते हैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस के ऊपर हाँ। फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर पत्थरों पे आपको लिखा मिलता है। हाँ हाँ तो उसको हम तो नहीं समझ सकते जनरली देख करके, लेकिन आप लोग उसको समझते हैं। तो पत्थरों से हम ये बाद में पेपर पे का जो यात्रा है, इसके बारे में आप अगर कुछ बताएं तो। बिल्कुल। देखिए होता क्या है, जैसे सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप 1835 में जेम्स प्रिंसेप जो कि ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले ऐसा कहा जाता है, सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मी लिपि का पूरा स्वर्ण व्यंजन व्याकरण सारा का सारा ढूंढ के निकाला। तो इसमें अच्छी होता है कि अगर मैं बात करूँ कि स्टोन इंस्क्रिप्शन जिसे हम कहते हैं पत्थरों पे उकेरा गया, स्टोन इंस्क्रिप्शन से हम जब बढ़ते हैं पेपर पे, तो इसके बीच में काफ़ी सारी जर्नी है जी। जैसे मैं कहूँ कि अगर अशोक मौर्य साम्राज्य से लेकर, तो अगर बात करूँ 325 BC की बात की बात जी, तो 325 BC से लेकर तो लगभग 500 AD तक ये हमको ब्राह्मी स्क्रिप्ट काफ़ी बड़े स्केल पर पाई जाती है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट, हाँ ठीक है। एक क्योंकि ये अभी हिस्सा नक्शे पर जो बन गया वो भारत बन गया, लेकिन इससे पहले जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत में एक अंदाजन अप्रोक्सीमेट रूप से, अब अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले लद्दाख गया था, तो छोटे से एक एरिया में पता लगा कि बोलने वाली भाषाएं 7 हैं, उनको प्रयास कर रहे हैं लिपि में बदलने के लिए। उतनी छोटी में अभी अंदाजन कितनी लिपियां हैं, अगर आप अफ़गानिस्तान उस एरिया को भी ले लें जो अखंड भारत का हिस्सा था, तो आज के समय में कितनी लिपियां अखंड भारत में हैं? देखिए अजय जी, एविडेंस अगर आपको मैं कहूँ तो सबसे पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमको मिलती है अशोक मौर्य काल में, और अशोक मौर्य काल में ही अफगानिस्तान का जो रीजन है वहाँ पे पाई जाती है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी यानी राइट से लेफ्ट की ओर लिखी गई, जैसा उर्दू में लिखते हैं। हाँ, और जैसे कि ब्राह्मी लिखी गई लेफ्ट से राइट की ओर। बट चूंकि समय के अनुसार खरोष्ठी थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन ब्राह्मी का ऑर्थोग्राफिकल चेंजेस बहुत बड़े स्केल से लेके, तो यानी अगर 325 BC से लेके तो 2023 तक के मैं सारी लिपियों की बात करूँ तो ये बड़े स्केल पे आया है। टोटल जो काउंट होता है स्क्रिप्ट्स का वो कम से कम 19 के आसपास जाता है अजय जी। वैसे और भी है, बट जो मेजर जो है, जो कि डायनेस्टी वाइज लंबे समय तक चली, 19 लिपियाँ जी। और अभी अगर वर्तमान में जो नक्शे के रूप में भारत है, वहाँ पर कितनी लिपियाँ हैं? 22 तो भाषाएं हैं, हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हाँ, जो बोलने में है। हाँ। लेकिन लिखने की जो लिपियाँ बोलते हैं उसको, तो वो भी 22 ही हैं, कितनी हैं? नहीं, इसमें कैसा होता है आपको बता, जैसे कि अशोक मौर्य साम्राज्य की बात करूँ तो उसमें खरोष्ठी एक हो गई, ब्राह्मी एक हो गई, ये हमारी दो हो गई अजय जी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो शुंगा ब्राह्मी, शुंगा के बाद सातवाहना काफ़ी समय के बाद में गुप्ता ब्राह्मी। अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग ये जो 800 वर्ष में 6 लिपियाँ आ चुकी हैं। उसके बाद में नागरी, प्राचीन नागरी, राजस्थान नागरी, यानी जो डायनेस्टी आती गई वैसे वैसे उनके राजाओं ने उनके प्रभावानुसार अपने लिपि में चेंजेस करे। तो मोस्टली 19 मेजर लिपियाँ हैं साम्राज्य के अनुसार। जी सर, मेरा आपसे जो नेक्स्ट एक इसमें क्वेश्चन है वो यही है कि आपको जब कोई लिपि मिलती है, कहीं से आपको सोर्स से पता लगा कि कोई एक डॉक्यूमेंट है या कोई एक पत्थर है या कुछ भी है जहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो आज की भाषा के अनुरूप नहीं है, पर आपसे संपर्क किया जाता है कि प्लीज़ आप आइए और इसको देखिए, तो वहाँ जब आपको ये पहली इन्फॉर्मेशन आती है, उसके बाद का क्या सिस्टमेटिक प्रोसेस है और उसमें साइंस का क्या योगदान है, उसको जा करके, क्योंकि आपको उनको संरक्षित भी करना है, कंजर्व भी करना है और उनको स्टडी भी करना है, तो पूरा आप थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए अजय जी, सपोज अगर मैं बात करूँ, सिंपल सी बात है कि मुझे फ़ोन आया कि जिनको कुछ पत्थरों पे लिखा आशीष तुरंत बताइए जी, तो मैं क्या कर, सबसे पहले मैं उसकी बुलाता हूँ, फ़ोटो बुलवा लेता हूँ अगर पॉसिबल है। फ़ोटो बुलाने के बाद में अगर मैं कोई शब्द नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो हमारे पास में कुछ बुक्स होती है, सबसे मेन पहले बुक्स होती है जो आपके पुराने डेटा के आधार पे हैं। हाँ जी। प्लस हम लोग जैसे अभी जहाँ मैंने जो लगभग जो 16 स्क्रिप्ट जो मैंने सीखी है वो अलग अलग क्या बोलना चाहिए, गुरुओं के माध्यम से मैंने सारी सीखी है। तो सपोज कोई वेरिएशन मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ, गुरुजी ये सपोज ये अ है या म है या ल, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो सकता है जी। प्लस क्या होता है जैसा अगर आपको मैं कहूँ कि अ र जो भी शब्द होते हैं, स्वर व्यंजन जो भी होते हैं, तो सपोज कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, मैं गुरुओं से बात करता हूँ तो उसमें ये भी मालूम करता हूँ कि गुरुजी ये जो र लिखा गया है, ये जो अ लिखा गया, ये कौन सी डायनेस्टी का हो सकता है और कौन से एरा का हो सकता है, कौन से ईयर का हो सकता है।
तो हमको उसमें काफ़ी आसानी होती है गुरुओं से बात करने के बाद, जो आपके गुरु थे, जो हमारे गुरु थे। क्योंकि हर, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर लिपि आती है तो लिपि मुझे आती है, बट अगर मैं कहूँ कि थोड़े बहुत जो एंशिएंट वेरिएशन है हम वो उनके माध्यम जाके पूरा समझते हैं। अब चूंकि अगर बात करूं कि लिपियों में कौन कौन से वेरिएशंस है, जैसे अभी आपको मैं थोड़ी देर में लिख के बताऊंगा। जैसे आपको मैं कहूं कि ब्राह्मी का अलग रहता है, शुंगा ब्राह्मी का अलग है, नंदी नागरी का अलग है, ऐसे अलग अलग, देवनागरी का अलग है। तो हम जब बात करते हैं ऑर्थोग्राफिकल चेंजेस ऑफ ब्राह्मी टू देवनागरी या ब्राह्मी लिपि टू प्राचीन नागरी, तो इसमें अलग अलग हमको पाई जाता है, वेरिएशन पाई जाता है। खास बात ये होती है। तो जो ये आपने बात की गुरु है जो आपके, जिनको आपने बताया अभी, तो ये अभी कहाँ मौजूद हैं? किसी इंस्टीट्यूशन में वो हैं, हेड हैं, या कुछ बड़े पदों पर हैं, या आपसे जब ऑफलाइन बात हुआ था तो आपने कुछ मठ का जिक्र भी किया था, जैसे कुछ मिला आपको, और ऐसा है कि आपके गुरु भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, आप भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और इसमें कुछ फेलियर नहीं है क्योंकि वो इतना पुराना है, आप डेटा के बेस पे चलेंगे लेकिन डेटा कहीं मैच नहीं कर रहा। फिर उन मठों का योगदान कैसे आ जाता है? एक दो कुछ मठों के नाम अगर साथ में आप बता सकें तो उस तरफ प्लीज बताइए। जैसे अभी अगर अजय की बात कहूँ, अभी वर्तमान में हम लोग कहते शारदा लिपि के एडवांस वेरिएशन समझने के लिए श्रृंगेरी मठ गए थे। तो श्रृंगेरी मठ में शारदा का काफी बड़े स्केल पर काफी समय से काम हो रहा है। शारदा लिपि कश्मीर की जो पाई जाती है, कश्मीर की लिपि थी शारदा लिपि। तो चूंकि अगर बात करूँ शारदा लिपि की, तो श्रृंगेरी मठ में ऐसे अलग अलग वर्कशॉप होते हैं। श्रृंगेरी मठ कहाँ पे है? श्रृंगेरी मठ मोस्टली ये दक्षिण में पाई जाती है। दक्षिण में है, लोकेशन मुझे याद नहीं आ रही, दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ है, फेमस मठ है। तो यहाँ पे हम जाके उसको पूरा समझते हैं और उसको समझने के बाद में उसके वेरिएशन को मैच करते हैं कि क्या ये वही वेरिएशन है डायनेस्टी, मतलब क्या बोलना चाहिए, साम्राज्य के अनुसार है जी। तो जैसे आपने श्रृंगेरी मठ की बात करी, तो आपने कोबा जैन मंदिर मठ का भी जिक्र किया था। हाँ। आपने, और एक टीटीडी का तिरुपति तिरुमला देवस्थान, तो इनके पास भी एक बड़ा कलेक्शन है। इनके पास भी काफी बड़ा, तो आप वहाँ भेज करके अपने डॉक्यूमेंट को मैच कराने का प्रयास करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ जी। कुछ ऐसी लिपियां हैं जो अभी नहीं पढ़ी गई, और साथ में एक क्वेश्चन और ऐड कर देता हूँ कि किसी ने आपको बुलाया, अपने घर पे बुलाया है या कहीं स्थान पे आपको बुलाया गया है कि ये एक हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिला है, ये कोई एक लिपि है, लेकिन आप गए, आपने देखा कि उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। हाँ। कि जिसको ये और थोड़े दिन बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाँ। तो तब जा करके अब हम बात आ जाती है थोड़े केमिकल रिएक्शन के ऊपर, केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। तब आप ऐसा क्या इस्तेमाल करते हैं उसको संरक्षित करने के लिए, वो आप डिटेल में प्लीज बता दीजिए। बिल्कुल अजीत, सपोज मान के चलिए कि आपने मुझे बताया, मैंने आपको बताया, आपने मुझे अपने घर बुलाया कि आपके पास प्राचीन हस्तलिखित दस्तावेज है जी। ठीक है, तो मैं आपके हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, बिल्कुल अजय जी। तो मैं आपके घर पे आऊँगा, सबसे पहले उसकी पूरी स्थिति में देखूंगा, और उसमें देखने के बाद में मेरे पास मेरी खुद की प्रिजर्वेशन किट होती है अजय जी। उसमें मेरे पास में CMC पेस्ट होता है, मैदा का पेस्ट होता है, गेहूं का पेस्ट होता है, प्लस मेरे पास में जैपनीज टिश्यू पेपर होता है, जैपनीज वाला। ये CMC पूरा फॉर्म क्या है? कार्बोक्सिल मिथिल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड, वो मेरे पास पूरा पेस्ट होता है। सपोज ये पांडुलिपि की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो हम लोग पूरे उस पेस्ट के माध्यम से, पेस्ट लगाने के बाद में, ये सपोज करिए कि ये पेज है हमारे पास। हाँ, ठीक है, इस पर कुछ लिखा हुआ है। हाँ। तो आपने जो अपना पेस्ट बनाया, हाँ, वो आप इस पेपर के ऊपर आप क्या बता रहे हैं? हाँ, सपोज ये वाला, सपोज मान के ये आपकी पांडुलिपि होगी, हस्तलिपि ग्रंथ है। सबसे पहले मैं ये देखूंगा जी, इसकी जो इंक है, जो स्याही यूज हुई है, क्या मेरे पेस्ट लगाने के बाद वो फैलेंगी तो नहीं? अगर फैल रही है तो उसको मैं बिल्कुल भी पेस्ट नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ठीक। और प्लस मैं सेकंड थिंग ये देखूंगा, क्या ये जो हस्तलिपि ग्रंथ है, जो पांडुलिपि है, इसके पीछे लिखा गया है और आगे पीछे लिखा गया है। आगे पीछे लिखा गया तो मेरा ट्रीटमेंट अलग रहेगा, और अगर एक ही साइड लिखा है तो हम उसको कहते हैं सिंगल पेस्ट मेथड। यानी हम लोग क्या करते हैं, ये पूरी पांडुलिपि को एज इट इज कहाँ रखेंगे? टिश्यू पेपर के ऊपर में, वहाँ पूरा उस। हाँ, खास बात होती है, अगर वो इंक अगर लिक्विड लगाने और पेस्ट लगाने के बाद फैल रही है, तो हम लोग उस पांडुलिपि पे क्या लगाते हैं? मैदा का पेस्ट लगा, जो कि ग्लूटेन फ्री रहता है, ग्लूटेन फ्री मैदा का। तो हम लोग सबसे क्या करते हैं, टिश्यू पेपर लिया, उसमें मैदा पेस्ट लगा, और ये जो पूरी पांडुलिपि धीरे से हमने पेस्ट कर दी। ठीक है। ये लगाने के बाद में फिर हम मैदा पेस्ट लगाएंगे, फिर उस पर एक टिश्यू पेपर और रख देंगे और उसको सुखाने रख देंगे। हार्डली 3 to 5 मिनट्स में ये पूरा का पूरा टिश्यू पेपर जो संभाल रखता है। टिश्यू पेपर हम इसलिए यूज करते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी पेपर प्रॉपर्टी से मैच करती है, प्लस हम लोग कंजर्वेशन के साथ में फ्यूचर में अगर आपको टिश्यू पेपर का आपको स्कैन करना है, आपको फिर से पढ़ना है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो जो जितना भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा टिश्यू पेपर पे जैपनीज आ जाता है, जैपनीज टिश्यू पेपर। और उसका कीमत आप कुछ बता रहे थे?
ये करीब करीब 12,000 रुपये किलो पड़ती है भारतीय करेंसी के हिसाब से 12,000 रुपये किलो ये टिश्यू पेपर हमें पड़ जाता है। तो और ये मैदे का पेस्ट भी लगा सकते हैं। मैदे का पेस्ट अगर मैदा पेस्ट तब लगाते हैं कि जब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि वो जो लिपि उस पर लिखेगी, जो उस पर लिखा गया है, क्या वह उस पर थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एक टिप डालते हैं, ड्रॉप डालते हैं, ये चेक करते हैं क्या वह जो शब्द है वो फैल रहा है, क्या वो इंक फैल रही है। फैल रही तो मैदा पेस्ट लगाते हैं, अगर नहीं फैल रही तो हम उसको CMC पेस्ट लगा के उसको कंजर्व करते हैं। CMC पेस्ट लगाते हैं। हाँ। और एक इसमें यह है कि अब बता रहे थे कि पुराने समय में, अभी तो ये CMC आ गया क्योंकि CMC समय के साथ विज्ञान विकसित हुआ तो CMC पेस्ट बन गया। लेकिन और अगर पिछले समय की बात करें तो वो लोग अपनी चीज़ों को, क्योंकि ये एक सीक्वेंस हो गया ना, हम पिछला कंजर्व कर रहे हैं, हमारे से जो पीछे थोड़े पुराने लोग थे वो उनसे पीछे वाला थोड़ा कंजर्व करते करते लोग आ ही रहे थे यहाँ तक। तो वो क्या इस्तेमाल करते थे? देखिए अजय जी, आपके बोलने का मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड, ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड क्या थे? प्राचीन काल में संवर्धन पद्धति कैसी थी? सबसे मेन बात ये कहते हैं प्राचीन काल में पॉल्यूशन का बिल्कुल भी तकलीफ नहीं था, इतनी रोड गाड़ियां नहीं थी, बिल्कुल पहला थिंग। सेकंड थिंग ये था कि उन लोगों ने अश्वगंधा का चूर्ण होता है, लौंग का चूर्ण होता है, कपूर का चूर्ण होता है, तो सपोज मान के चले कि ये आपका कागज हुआ, ये किसी स्थान पर रखा है, वो स्थान में कैसा होता है जी, जो मैंने मेथड देखा है, नीचे में उनका जो टेबल होता है, टेबल में छेद होते हैं, यानी नीचे से भी उसमें उसको पूरा का पूरा कमरे एक एयर का प्रोसेस मिल रहा है। तो ये मैंने रखने के बाद में ये पूरी सेफ रहती थी। प्लस उसके बाद में वो लोग सांप की केंचुली होती है, जो सांप का जो ऊपर का लेयर होता है, वो लेयर का से बाजू में रख देते थे, जिससे कि छोटे मोटे जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो तंग नहीं करते, तंग यानी उसका छेड़ेंगे नहीं, नुकसान नहीं करते, इस टाइप से रहता है। ठीक है। एक अभी जब आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि जब आप ये सब आपका स्टडी है और इसमें तो बहुत सारा है, कितनी लिपियाँ आपके पास डेटा है और आप लिपियाँ सिखाते भी हैं। हाँ, तो वो हम बाद में बात करेंगे कि कैसे जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं। एक आपने बताया था कि इस पूरे स्टडी के दौरान आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक कोई दस्तावेज मिला। हाँ, जिसका एक साउथ की पिक्चर, कोई एक पिक्चर है जिसमें उसमें भी दिखाया गया। इसमें अभी एक मूवी आई थी, PS2 मूवी आई थी, पॉन्नी सिल्वियन 2, जिसमें आदित्य करिकलन जो है वो एक दिए की बाती होती है, उसके ऊपर पांडुलिपि रखते हैं और उसको पढ़ लेते हैं। ये होती है एक तरीके की क्रिप्टिक लैंग्वेज। बता सपोज अगर वो दस्तावेज मैं आपको भेज रहा हूँ, मेरा दूध लेके आ रहा है, और सपोज मेरा दूध को कोई नुकसान हो गया तो कोई भी उसको पढ़ नहीं पाएगा। तो ऐसा कहा गया है कि उसमें नींबू का रस और लौंग का तेल मिक्स करके उसको लिखा गया है, और प्रॉपर किसी दिए पे रखने के बाद में उसको हम पढ़ पाते थे, क्रिप्टिक लैंग्वेज। तो ये राजा महाराजा आपस में संदेश के लिए उसको यूज करते प्लस सीक्रेट को। सेकंड थिंग, शिवाजी महाराज के काल में मोड़ी लिपि का एक विस्तार बड़ा मिलता है। मोड़ी यानी कि मैं बता दूं आपको कि जब हम बोलते हैं तो मराठी भाषा, लेकिन उसी भाषा को जब हम लिखने जाते हैं तो वो जो लिपि है उसको मोड़ी लिपि हम बोलते हैं। श्योर। तो यानी अगर बात करूँ चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी से लेकर तो शिवाजी महाराज के पूरे साम्राज्य तक, और बीच में अजय जी आर्काइव में आपको वहां ले चलता हूँ मैं, वहां पे एक पूरा क्रिप्टिक पेज रखा है। क्रिप्टिक पेज यानी मैथमेटिक्स अंकों में लिखा गया पूरा का पूरा शास्त्र है, प्राचीन अंक शास्त्र, जिसमें एक पूरा मैट्रिक्स है 27/27 यानी 719 न्यूमेरिकल वहां डाले गए हैं क्रिप्टिक फॉर्म में। और एक लगभग कहा जाता है कि जो उसका पूरा कलेक्शन है वो लगभग 6.5 लाख श्लोकों का उसमें उल्लेख है, बट सारे के सारे मैथमेटिक्स के फॉर्म में। उसका सिस्टम कैसा हुआ है जी, सपोज मैं मठ का अधिकारी हुआ तो मेरे अंडर में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अलग अलग मठ बने। सॉरी, मैं अगर मठ का अधिकारी हूँ, मेरे अंडर अलग अलग शिक्षक तैयार हुए जिन्होंने पूरा का पूरा क्रिप्ट लिखा मैथमेटिक्स फॉर्म में। तो अगर बात करूँ कि क्रिप्टिक लैंग्वेज का इतिहास, क्रिप्टिक लिपियों का इतिहास, तो इसमें हमको काफी सारे एविडेंस मिलते हैं, जो आपको 3 आपका एविडेंस मैंने बताया, जो आपने भी दिखाया भी था और जो हम अभी थोड़ी देर में जाके इसको देख भी सकते हैं। हाँ, तो ये आपका है। एक आपने चाणक्य का कुछ पुराने समय में जिक्र किया था कि चाणक्य जब अपना मैसेज भेजता था तो वो एक पर्टिकुलर, वो एक आप बता दीजिए किस तरीके का। इसमें खास बात ये बहुत ही ज्यादा है, मतलब क्या बोलना चाहिए, इंटरेस्टिंग है कि आचार्य चाणक्य एक जो बेस्ड ऑन सीरियल, आचार्य चाणक्य क्या करते थे कि जो भी संदेश भेजना है तो संदेश वाहक कबूतर हुआ करते, जैसे आज हमारे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मैसेंजर है, कबूतर जो थे वो संदेश वाहक हुआ करते थे, उनको बाकायदा ट्रेनिंग मिलती थी, और उनके पैरों पे एक छोटा सा कोई जैसे छाल का ऐसा कुछ मैसेज लिख के उसके पैरों बांध के उसको जो है वो एक जगह दूसरी जगह भेजते थे, जिसे हम लोग कहते हैं काइंड ऑफ कबूतर मैसेज, वो गाना जो बात में। इसके बाद तो हम उधर जा करके कुछ एक छोटे मोटे वीडियो बनाएंगे ही, जितना भी यहाँ पर है। ये अभिलेखागार भवन जो है, अगर कोई दिल्ली में आ रहा है तो अगर मेट्रो से आएगा तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट गेट नंबर 2 से निकल कर शास्त्री भवन के बिल्कुल बगल में ये है।
तो जिसको कभी मौका मिले आ सकते हैं, ऐसी जगह को देखना चाहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अभी सर ने मेरे को दिखाया एक रामायण भी है यहाँ पर, और महाभारत है, सॉरी यहाँ पर एक महाभारत है, और वो महाभारत एक क्रिप्टिक फॉर्म में, ये 27/27 का ये शायद वो, हाँ वो उस मैथमेटिकल क्रिप्टिव लैंग्वेज में पूरा लिखा हुआ है। अगर हम कोशिश करेंगे दिखा पाएँ आपको तो सर सिखाते भी हैं, हाँ मैं सिखाता भी। दूसरा, क्योंकि जो लोग देखते हैं तो हमारा एक ये कोशिश भी रहता है कि वो लोग अगर उस पढ़ाई को करना चाहें, तो अभी अगर कुछ लोग मास्टर करना चाहें आर्कियोलॉजी के अंदर, तो उनके पास कौन से अच्छे कॉलेजेस की ऑप्शंस है, और वहाँ पर एडमिशन का क्या अभी एक जो मेथड है वो क्या है, वो अगर आप एक साथ में बता दें। बिल्कुल अजी, देखिए क्या होता है, सपोज आपका ग्रेजुएशन हुआ है, BSc या BSc जैसे भी हुआ है, आपको मास्टर्स आर्कियोलॉजी आप कर सकते हैं। आर्कियोलॉजी में अलग अलग ब्रांच होती है, जैसे मेरा जो रीजन है ओशन आर्कियोलॉजी, उसमें एक ब्रांच हो रही है फॉरेंसिक आर्कियोलॉजी, स्पेस आर्कियोलॉजी, सरफेस आर्कियोलॉजी, ये 4 अलग अलग ब्रांच होती है। भारत में डेक्कन कॉलेज आर्कियोलॉजी का फेमस, चारों ब्रांच है, इसके बारे में थोड़ा एक दो लाइन में अगर आप बता दें। ठीक है। ओशियन आर्कियोलॉजी अजय जी, सबसे पहले ओशियन आर्कियोलॉजी क्या होता है समुद्रीय पुरातत्व, मतलब सबमर्ज एंशिएंट जो टेम्पल्स है, मंदिर है, जैसे द्वारिका ऐसे काफी जिसे हम बोलते हैं राम सेतु, तो ऐसे यानी ये सबमर्ज विषयों पे इसका पुरातत्व जानने के लिए होता है समुद्री पुरातत्व यानी ओशन आर्कियोलॉजी। सेकंड थिंग ये होता है फॉरेंसिक आर्कियोलॉजी। कल्पना कीजिए अजय जी कि कोई मंदिर में आप गए, अब मंदिर में रोज जा रहे हैं, अभिषेक आप रोज कर रहे हैं, अचानक आपको दिखा कि यार ये मूर्ति तो वही है बट थोड़ा बदलाव दिख रहा है, मतलब हो सकता है वो मूर्ति की तस्करी होती है, चोरी होती है। तो कैसे आप उसको जान सकते हैं कि भारत से मुद्राएं भी चोरी होती है, पांडुलिपि की चोरी भी काफी होती है, जैसे आपने देखा होंगे मोदी जी अभी बड़े स्तर पे मूर्तियां वापस ला रहे हैं। बिल्कुल। तो इसकी स्टडी, इसकी निम्न स्तरीय जांच के लिए फॉरेंसिक आर्कियोलॉजी होती है। थर्ड होता है सरफेस आर्कियोलॉजी, जो वर्तमान में अलग अलग ASI आर्कियोलॉजी सर्वे इंडिया जगह जगह डिग करता है, जैसे करता है सिंधु घाटी की सभ्यता, या हरियाणा में अभी जो लेटेस्ट इनका एक सर्च हुआ उसमें पता लगा कि सबसे पुराना है वो, बिल्कुल। तो उस तरीके की जो सरफेस की होती है। हाँ, और चौथा जो आपका था स्पेस आर्कियोलॉजी, क्योंकि इसके लिए इसरो ही ऑफिशियली संस्था दी है, भारत में इसरो संस्था है, तो वो स्पेस यानी अंतरिक्ष का आर्कियोलॉजी, मतलब अंतरिक्षी पूरा, जैसे मैं कहते हैं ये ग्रह से वो ग्रह पे जाना है तो वहाँ कभी भगवान रहे हो, ये रहे तो भी जो भी, तो अलग अलग ग्रहों पे का जो पूरा शोध कार्य होता है उसको बोलते हैं स्पेस आर्कियोलॉजी। हाँ जी बिल्कुल। तो और एक और सर, ये आप धन्यवाद आपका, आपने बता दिया कौन से ऑप्शंस हैं अभी, कॉलेजेस कौन से अवेलेबल हैं अगर कोई मास्टर ऑफ आर्कियोलॉजी में या उस फील्ड में जाना चाह रहा है। ठीक है, इसमें अजय क्या होता है, सपोज आपको आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में जाना है तो डेक्कन कॉलेज पुणे, नागपुर विद्यापीठ है, उज्जैन का विक्रमादित्य है, यहाँ पे दिल्ली में भी एक है सेंटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। उसके बाद में अगर आपको जाना है आर्कियोलॉजी में ही म्यूजियोलॉजी में जाना है तो म्यूजियोलॉजी मतलब संग्रहालय का म्यूजियम संग्रहालय विज्ञानपुरा, तो आर्कियोलॉजी में ब्रांच निकलती है एक म्यूजियोलॉजी, उसमें से और भी ब्रांच निकलती है पैलियोग्राफी जो मैं काम कर लीजिएगा, तो अलग अलग विषय जिसमें हो गया डेक्कन कॉलेज, MSU बड़ोदरा, नागपुर विद्यापीठ, उसके बाद में उज्जैन का है विक्रमादित्य कॉलेज, दिल्ली का फिर से मैं रिपीट करूंगा, दिल्ली का जो है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी, ऐसे अलग अलग संस्थान है जो बड़े संस्थान। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सर केवल 1 रुपया फीस लेते हैं सिखाने के लिए, ये इनकी एक यानी अजय जी क्या होता है, अच्छी बात हम इसको कहेंगे। हाँ, मैं अपना जीने का तरीका है, तो ये सिखाने के लिए 1 रुपया लेते हैं। 1 रुपया तो वो कि आप क्या प्रोसीजर है अगर कोई सीखना चाहता है वो वाला प्रोसीजर, और हाँ, आप इसके पीछे कारण क्या है, और एक वो DST वाला किस्सा भी आप बता दीजिए कि आपने बिल भेजा तो वहाँ से फोन आ गया कि आप ये क्या मजाक हमारे साथ कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो लिपियाँ जो मुझे 19 लिपियाँ आती है, मैं इसका प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ, चूंकि लोग चाहते हैं कि हम इसको सीखें, तो इसकी मैंने मात्र फीस रखी है 1 साल की 1 रुपये। आप 19 लिपि सारी सीख सकते हैं। अकेले लिपि सीखना नहीं है, लिपियों का आगे सोर्स क्या रहेगा, कैसे आप फ्यूचर में डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, IRT से फोटोनिक्स कंसेप्ट पे काम कर सकते हैं, पिगमेंटेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट पे कैसे काम कर सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस बताता हूँ। प्लस इसमें कौन कौन से एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है। सेकंड थिंग होता है IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। मतलब अगर मैं कहूँ कि पादलिप्त सूरीश्वर आचार्य पैरों पे लेप लगाते थे और आकाशगामिनी यात्रा करके आते थे, ये सुनने बड़ा अच्छा लगता है। तो उसमें कौन कौन से लेप पैरों पे लगाए हैं और कैसे, ये पूरा क्या प्रसंग है, पूरा पैरों पे लेप लगाकर यात्रा करने वाला। हाँ, उसमें एक जो उल्लेख आया है कि जो पेड़ होते हैं जिनके फूल गिर जाते हैं, जिनका जीव समाप्त हो चुका है, उनको उठाना, उसमें कुछ केमिकल एनालिसिस जो लेप का यूज करना और पैरों पे लगा के आकाशगामिनी यात्रा करना। आकाशगामिनी मतलब आकाश की यात्रा, विदाउट एनी कोई डिवाइस, कोई एयरक्राफ्ट, कुछ नहीं, आकाशगामी। तो ये ऐसे
रोचक किस्से हैं, बट ये आज भी वर्किंग प्रोसेस में है। जैसे हम कहते हैं IKS, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं पांडुलिपियों को जो लिखा गया है, हम उसको कैसे वर्किंग प्रिंसिपल में ला सकते हैं अजय जी? जी, तो और वो लोग ज्वाइन कैसे आपको कर सकते हैं, हम हाँ। ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक मिल अगर जाएगा। आप ऐसी पुरानी लिपि सीखना हाँ, चाहते हैं बिल्कुल, तो सर 1 रुपया फीस लेते हैं। उसका टाइमिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन देखिए होता क्या है, चूंकि ये लिपियां का समय ब्रह्म मुहूर्त अच्छा रहता है, सुबह 3:45 से एक लगभग 7 के बीच में सही समय रहता है। Very logical। क्योंकि हम लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, कुछ काम में होते हैं। सुबह हम ये लिपियां सीखते हैं कि हमारा दिमाग जो है, हमारा दिमाग में जो अलग अलग चीज चलती है वो सीधे कनेक्ट होती है पूर्वजों की। ये लिपियां पूर्वजों की है। चूंकि हमारा एविडेंस हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड नहीं है अजय जी, हमारा एविडेंस हमारी लिपियां हैं। बिल्कुल, इनसे हमको मालूम पड़ा कि यहाँ अ ऐसा था, म ऐसा था। तो ये यानी कि एक जो हम आज सपोज अगर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, अजय करके अपना नाम लिख रहा हूँ, या आप आशीष लिख रहे हैं, तो ये जो सिंबॉलिक रूप में अ हम लिख रहे हैं, ये किसी और लिपि में आ ही इसको अलग तरीके से लिखा गया होगा। हाँ। ज को भी किसी अलग तरीके से लिखा गया होगा। तो वी जस्ट फॉर अ सिंबॉलिक एक तरीके से हम अपने नाम को देखते हैं कि ऐसा ही हम लिख सकते हैं। लेकिन पुराने समय में जाएंगे तो वही आ को किसी और तरीके से लिखा गया है, ज को किसी और तरीके से, और यानी कि मेरा पूरा नाम अगर किसी देवनागरी के विकसित होने के प्रोसेस में ब्रह्मलिपि से अब तक में अगर लिखेंगे तो अलग अलग जगह मॉडिफाइड रूप में हम इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल अजय जी, बिल्कुल। और यही शायद कुछ चीज़ें हैं जहाँ से हम अपने ओरिजिन को जानने का प्रयास करते हैं कि क्योंकि हम उस देश में हैं जहाँ एक बड़ा इतिहास है। हम विदाउट हिस्ट्री वाला देश हमारा नहीं है। तो ये काफ़ी आपका सर धन्यवाद मैं अभी कर देता हूँ। इसके बाद क्योंकि अभी हम थोड़ा 1-2 वीडियो देखते हैं अगर हम बना सकते हैं यहाँ पर महाभारत का जो लिखा गया है आपका मैथमेटिकल फॉर्म में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम उस वीडियो पे आपसे बात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ अजय जी, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक हस्तलिखित पांडुलिपि है जिस पे आपको दिख रहा है इलिस्ट्रेशन मतलब होता है कोई इमेज। तो आप उसमें देख पा रहे हैं कौन कौन से अलग अलग उस काल में जो है, उस काल के जो एक ट्रेडिशनल जो ये किस काल का और क्या लिखा, कुछ बता सकते हैं क्या? देखिए जी, ये लगभग एक भगवत गीता है। अच्छा, भगवत गीता। हाँ, जिसमें 18 अध्याय हैं और ये आर्काइव में विराजमान है। ये कि आप देख पा रहे हैं कि लगभग ये नागरी लिपि के आसपास का दिख रहा है। और इसमें चूंकि गोल्ड का छोटा सा इंप्रेशन है, बहुत छोटा सा, आप देख रहे हैं ये जो आपको दिख रहा है लाइनिंग दिख रही है आपको, ये लाइनिंग छोटा सा इंप्रेशन है। अब चूंकि ये दोनों तरफ लिखी गई है तो इसको किया है डबल साइड, इसको टिश्यू पेपर लगा के CMC पेस्ट लगा के इसको पूरा कंजर्व किया गया। तो ये टिश्यू पेपर लगा हुआ है इसके ऊपर? ये लगा हुआ है इसमें, आप देख जो आप वो जापानीज टिश्यू पेपर की बात कर रहे हैं, ये इसमें लगा हुआ पूरा। और ये आप देख पा रहे हैं कि एक घोड़ा नजर आ रहा है। तो ये जो टिश्यू पेपर लगाने के बाद में लंबे समय तक ये सेफ रहता है। और प्लस इसको पूरा बाइंडिंग भी किया गया। चारों तरफ देखिए आपको पूरा एक बाइंडिंग का पोर्शन भी दिख रहा है कंप्लीट। बिल्कुल। अजय जी, आप देख पा रहे हैं कि ये नागरी लिपि में की जो बॉर्डर आप देख पा रहे हैं, बॉर्डर के अंदर में छोटी सी बॉर्डर है जो कि थोड़ी सी चमक रही है। ये गोल्ड का इंप्रेशन है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। ये गोल्ड का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा इंप्रेशन कम्प्लीटली। तो ये चौपाई मतलब ये रामायण है लिखा, दोहा लिखा है, चौपाई लिखी है। हाँ। ठीक है। तो ये वो भाषा है जो ब्रह्मलिपि से देवनागरी के बीच में आई है। जैसे इसमें अक्षर पहचाना जा रहा है, चा हम इसमें देख सकते हैं, देख पा रहे हैं। द, ह, ऊपर में विशारद ब दिख भी रहा है इसमें। आप पढ़ पाएंगे, विशारद दिख रहा है सबसे। तो ये गोल्ड करने के पीछे कुछ खास लॉजिक है? ये किसी सेनापति के माध्यम के आदेश से लिखी गई होंगी, सेनापति के माध्यम सेनापति के आदेश से। तो ऐसे स्टेप से इसको। तो कितना रिच हमारा देश रहा होगा कि हम गोल्ड लिखने के लिए भी चारों तरफ इसमें इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल अजय जी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि लिखते हुए भी चारों तरफ गोल्ड इस्तेमाल किया गया है और अभी तक ये इतना पुराना होने के बावजूद भी इसकी चमक ऐसे की ऐसे ही है। जैसे कि अजय जी आप देख पा रहे हैं, ये जो कन्नड़ के न्यूमेरिकल्स है, कन्नड़ की अंक लिपि है, जिसमें कन्नड़ की अंक लिपि में ऐसा कहा जाता है कि लगभग इसमें 8 खंड है। मंगल प्राभुत खंड सबसे बड़ा खंड है। उस खंड में अकेले लगभग 6.5 लाख श्लोकों का उल्लेख है। अब चूंकि यह पूरा क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा गया है, उसको आगे भी लिखा भी, पीछे भी लिखा गया, प्लस इसको 27/27 का पूरा मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं कम्प्लीटली। और ये जो पूरे न्यूमेरिकल, ये कांगड़ी भाषा में, ये 8वीं शताब्दी का कुमुदेन्दु आचार्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जो कि जैन समुदाय से थे, दिगंबर जैन समुदाय से थे। और उनके अंडर में ऐसा कहा जाता है कि पूरे मठ का निर्माण हुआ था और उस मठ में ऐसे श्लोकों को उकेरा गया है। इसमें उड़ने की विद्या, मंदिर बनाने की विद्या, गगनगामिनी विद्या, आकाशगामिनी विद्या, और सबसे खास बात महाभारत को भी क्रिप्ट किया गया है। महाभारत को भी मतलब अगर देखा जाए तो फिर यही हुआ कि
अगर किसी को इतना ज्ञान है ही नहीं इन लिपियों का तो वो इसमें पढ़ी छिपी हुई साइंस को पढ़ेगा कैसे? उसके लिए इतनी बड़ी चुनौती हो जाएगी और बहुत आसान हो जाएगा कहना कि हम हवा हवाई बातें कर रहे हैं, लेकिन वो हवा हवाई बातें तो तब तक है जब तक आप इस मैट्रिक्स, आप देखिए इतना ये मैट्रिक्स बना हुआ है, हाँ, इसको समझने में ही आपको इतनी सारी लिपियों को पहले इतना समय चला जाएगा। चूँकि अजय कैसा है, ये 1956 का आप ये जो पूरा यह पेज देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली ये पेज 8वीं शताब्दी का नहीं है, ये काम किया गया है। मतलब अगर 1965 में मुझे नाम याद है, आपको नाम बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ये जो पूरा काम किया गया, ये 1956 में काम किया गया। उसके बाद में इंदौर में और नागपुर में मेरे संस्थान में काफ़ी बड़ा काम चल रहा है इसके। ये क्रिप्ट में कितने श्लोक छुपे हैं, उन श्लोकों का मतलब क्या है, प्लस इसमें 700 छोटी भाषाएं और 18 बड़ी भाषाओं का बड़ा उल्लेख है। 718 भाषाओं का पूरा क्रिप्ट अवेलेबल है अजय जी। और आप सोचिए कि अगर मैं कहूँ कि ये बेफिजूल बात क्यों नहीं, क्योंकि आर्काइव संभाल क्यों रहा है, आर्काइव संभाल रहा है तो कुछ खास बात। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो पूरा क्रिप्ट आप देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ कंजर्वेशन की बात करूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि इसको मैदा पेस्ट से कंजर्व किया गया है। मैदा पेस्ट, हाँ, यानी सिंगल साइड, क्योंकि एक तरफ लिखा गया है और अगला सिरा खाली है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसको पूरा का पूरा एक पेज से कवर किया गया। और ये जो 3 4 5 2 1 6 9 8 7 ये अजय जी आप देख पा रहे हैं, ये 3x3 का मैट्रिक्स है, चक्रबंध मैट्रिक्स है, चक्रबंध है। तो ये चक्रबंध में अगर मैं 3 कहूँ तो हमको इसकी पूरी एक 64 शब्दों की वर्णमाला है। उन 64 शब्दों की वर्णमाला में सारा का सारा क्रिप्ट दिया गया है। इसकी लिंक हमको दे सकते हैं देखने के लिए। तो ये पूरा का क्रिप्ट है। जी सर। जैसे कि जी आप देख पा रहे हैं, इसको भी डबल साइडेड टिश्यू पेपर से कंजर्व किया गया CMC पेज से। और आप इसमें देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर आपको पढ़ के दिखाता हूँ रियल में अजय जी। और हंताड़म, आप देखिए और देखिए अजय जी, और पहली लाइन और हंताड़म, सेकंड है नमो सिद्धाड़म, यानी नमो यानी सिद्धों को नमस्कार हो, नमो आयरियण। अब आप देखिए अजय जी, आपका आज का और आप देख पा रहे हैं 14वीं शताब्दी का कितने ध्यान से देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। यानी आपको वो देखिए और आज का देखिए। और नमो उव झायण, अब आप देखिए नमो में ऊ अब देखिए नंबर 3 अक्षर जो काले अक्षर से लिखा गया है, यहाँ से अब ऊ देखिए कितना अच्छा लिखा गया है। बिल्कुल। और प्लस उसके बाजू में श्लोक तो लिखा ही है, बाद में उसके बाजू में ट्रेडिशनल इंक मेथड से इमेज बनाई गई है। ये जो इमेज है, ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं चारों तरफ से,